हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस में फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, जो कि जनरल साइंस पोर्शन में हमेशा ही देखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। बात करें अगर काइनेमेटिक्स की कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, किसी भी वस्तु की मोशन को स्टडी किया जा सकता विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस दैट कॉज्ड द मोशन। मतलब कि हम सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु मोशन में है तो कोई ना कोई फोर्स उस पर लगा होगा जिसके कारण से वो वस्तु जिसके कारण से वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो इस ब्रांच में हम उसके फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते, फोर्सेस को स्टडी नहीं करते, जिस कारण से वस्तु किस में है, मोशन में है। तो यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी किया जाता है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो बात करें अगर मोशन की, तो मोशन क्या होता है? मोशन सभी जानते हैं, मोशन होती है गति। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है मोशन। मोशन कितने प्रकार की हो सकती है, चलिए देख लेते हैं मोशन कितने प्रकार की हो सकती है। 1D मोशन, दूसरी होती है 2D मोशन, और तीसरी होती है 3D मोशन। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि मोशन कितने प्रकार की हो सकती है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 1D मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन। तो ऐसी गति, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में, जिसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इस वस्तु की 1D मोशन कहलाएगी, जब हम केवल एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के मोशन में। और बात करें अगर 2D मोशन की, 2D मोशन कौन सी होती है? वो मोशन या फिर वो गति जहाँ पर बात की जाती है 2 डायमेंशंस की, यानी जिस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए 2 डायमेंशंस की ज़रूरत होती है, वो होती है 2 डायमेंशनल मोशन। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए अगर आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉल मान लीजिए ऐसे फेंकते हैं, इस तरीके से कोई बॉल थ्रो करते हैं, तो उसका जो मोशन होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो आप देखिएगा यहाँ से बॉल जो है इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी, यहाँ से जो थी इतनी हाइट उसने कैप्चर करी है और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से एक्वायर करी है। तो 2 डायरेक्शन में जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर गति कर रहा है। तो इस तरीके की जो मोशन है वो 2D मोशन यानी 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएंगी, या फिर ये गति जो है एक प्लेन में हो रही है। ठीक है, तो ये प्लेनरी मोशन भी कहलाती है। ठीक है, तो ये प्लेन में हो रही है, XY2D प्लेन में ये मोशन हो रही है। तो अब अगर हम बात करें अगली मोशन यानी 3D मोशन की, तो 3D मोशन वो होती है जहाँ पर बात की जाती है 3 डायरेक्शन की, मतलब X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, जहाँ पर X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन, जिस वस्तु की गति को, जिस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 डायमेंशन की आवश्यकता होती है, जो कि स्पेस में, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर स्पेस में है, तो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 डायमेंशन हमें बतानी होगी कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वाई से कितनी और जेड से कितनी डिस्टेंस पर है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई खाली बॉक्स है, ये आपका पूरा हमने यहाँ पर बॉक्स ले लिया है, और इसके अंदर मान लीजिए कोई वस्तु है जो गति कर रही है, कोई तितली है मान लीजिए, वो गति कर रही है इधर से इधर, इधर से इधर। तो हमें इसकी पोजीशन बताने के लिए, इसकी मोशन बताने के लिए हमें क्या बताना होगा? इस वाले पॉइंट से लेकर के कि हमें एक्स एक्सिस से कितनी पोजीशन, कितनी इसकी जो दूरी है वो बतानी पड़ेगी वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, तब जाके हम इसकी एग्जैक्ट जो है वो पोजीशन को बता पाएंगे। तो इस तरह की मोशन जहाँ पर 3 डायरेक्शंस में को हमें बताना पड़ता है, 3 डायरेक्शन को
जिस मोशन को हम 3 डायरेक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो होती है 3D मोशन। तो ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ मोशन की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस जिसके कारण से मोशन हो रही है। अगर बात करें कि वो ब्रांच कौन सी है जिसमें हम मोशन को भी स्टडी करते हैं तो वहाँ आ जाती है डायनामिक्स। ठीक है, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं डायनामिक्स। ठीक है, और बात करें अगर रेस्ट की कि अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तब जो ब्रांच है जिसमें इसको स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस हैं जहाँ पर हम स्टडी करते हैं मोशन को, और यहाँ पर हम स्टडी करते हैं रेस्ट को। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो किसी भी वस्तु का रेस्ट या फिर मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता। ये चीज़ याद रखेंगे, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि जो रेस्ट है या फिर मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो क्या होती है, रिलेटिव होती है। रिलेटिव इन द सेंस किस मीन्स में हम बोल रहे हैं कि रिलेटिव होती है। देखिए, मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 2 कार हैं, ठीक है, 2 कार हैं और रोड पर चल रही है, तो अगर मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर हूँ कार की। ठीक है, तो मुझे दोनों जो कार हैं वो किस में दिखाई देंगी, मोशन में दिखाई देंगी अगर वो चल रही हैं रोड पर, और रोड के साइड में इस तरह से रेस्ट में खड़ी हूँ। तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मुझे दोनों जो कार्स हैं वो मोशन में दिखाई देंगी। लेकिन अगर दोनों कार जो हैं सेम स्पीड से चल रही हैं और मैं दूसरी कार में हूँ और पहली कार को देख रही हूँ, यानी मैं जो कि ऑब्जर्वर है वो पहली कार में है और दूसरी कार को देख रही है, दोनों ही मोशन में है और सेम स्पीड से मोशन में है, तो क्या होगा, तो मुझे वो दूसरे वाली कार किस में दिखाई देगी, रेस्ट में दिखाई देगी। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट हम नहीं कह सकते कि रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन वो एब्सोल्यूट नहीं होती। वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर कि ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है कि जिस रेफरेंस से हम वस्तु को या ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आप इतना ही जान लीजिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, 2 टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अब इनर्शियल कौन से होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जहाँ पर जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो होता है वो इनर्शियल होते हैं, और जिनमें नहीं होता न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो नॉन इनर्शियल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होते हैं, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, उसकी जो मोशन है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो वहाँ पर होते हैं उन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो होल्ड नहीं होता। तो ये तो बात हुई फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। अब बात कर लेते हैं हम क्वांटिटीज़ की, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो देखिएगा, इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको मापा जा सकता है, जिनको मेज़र किया जा सकता है। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। नंबर 1 स्केलर, नंबर 2 वेक्टर। सबसे नंबर 1 कौन सी क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती हैं जिनमें क्या होती है, जिन क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन नहीं होती, जिस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती हैं, विच डू नॉट हैव directions, which do not have direction।
ओनली मैग्नीट्यूड, हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि कहलाती है। अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो जिनमें डायरेक्शन और एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है, जिनको बताने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़े? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उनको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनके कौन से एग्जाम्पल हैं? देखिए, जैसे होता है मास, मास यानी द्रव्यमान। अगर मैं कहूँ कि ये जो वस्तु है ये 5 किलोग्राम की है या इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम का है, तो क्या मुझे ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, जो इसका मास है, वो इस डायरेक्शन में 5 किलो है, इस डायरेक्शन में 4 किलो है, या कुछ भी, मतलब हमें वहाँ पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो जब उसे केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है 5 किलोग्राम, तो ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गई मास, जो है क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। उसी प्रकार से जो होता है आपका से डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, डिस्टेंस भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर स्पीड, स्पीड हो गई, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर, एनर्जी, ये कुछ इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या होती हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। बात करें अगर वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी जो आपका फोर्स होता है, फोर्स देखेगा। बात करें अगर फोर्स की, तो फोर्स होता है बल, यानी अगर मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, मुझे इस पर फोर्स लगाना है, तो मुझे एक डायरेक्शन, देखिए, तो ये तो नहीं कहेंगे कि 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया है, तो लगाया है तो कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम उसको नहीं बता पाएंगे। उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि हमने इस जो मार्कर पर है, हमने 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाया है, तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हुआ है, या जो रिजल्ट हुआ उस फोर्स का वो इस डायरेक्शन में हुआ। तो जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन बतानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे कि 5 न्यूटन है, उसके साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो ये हमारे पास फोर्स हो गया। फोर्स हो गया क्या? वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद जो है डिस्टेंस होती है क्या? स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसी तरह से स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे कि v है, वेलोसिटी है, तो उसको हमें शो करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी शो करने के लिए उसके ऊपर एक वेक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये किसको शो करता है? वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। तो ये हो गई वेलोसिटी, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारा मोमेंटम होता है, ठीक है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी जो क्वांटिटी हैं ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये सब आपको याद रखनी है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो फोर्स है वो क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, हमने बताया है वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। तो देख लेते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी, इनमें यही डिफरेंस है कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का क्या फार्मूला होता है? टोटल, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। उसी तरीके से टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर यहाँ से एवरेज स्पीड भी पूछी जाए तो वो भी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, और ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी, ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी, टोटल लेंथ जो कवर की है किसी ऑब्जेक्ट ने, वो कहलाती है डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और उसी प्रकार से बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से लेकर के इस तरीके से यहाँ पर गई है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मान लीजिए इसकी इनिशियल पोजीशन ए है और ये फाइनल पोजीशन बी है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो अंतर है वो ये है, इसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और देखिएगा इसीलिए ये नेगेटिव भी, जीरो भी और क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिएगा जीरो कैसे हो सकता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके इस तरीके से आके वापस यहीं आ गया, यानी इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, स्पीड और वेलोसिटी की। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पीड से, ठीक है, वेलोसिटी से और स्पीड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्पीड यानी एवरेज स्पीड, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास आते हैं ज़्यादातर एवरेज स्पीड से, एवरेज स्पीड से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज स्पीड से कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई कार है, मान लीजिए कोई कार है और वो किसी डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है। तो उसमें से उस डिस्टेंस का 1/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। उसके बाद अगला जो 1/3 पार्ट है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, और अगला जो 1/3 पार्ट है वो किससे, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगी, किसकी, उस कार की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वाले सेक्शन से, जहाँ पर एवरेज स्पीड पूछी जाती है। तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का। तो देखिए मान लीजिए टोटल डिस्टेंस पहले पता कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम, टोटल डिस्टेंस जो है वो x है, ये मान लेते हैं x है, ठीक है। तो देखिएगा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये जो टोटल डिस्टेंस है ये x है, और इसमें से 3 पार्ट में उस कार ने कवर की है। यहाँ से लेकर जो 1/3 पार्ट था वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी का 1/3 पार्ट जो है उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो हम क्या करते हैं, टाइम देख लेते हैं, क्योंकि टाइम, टोटल टाइम हमें चाहिएगा। तो टोटल टाइम मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, हमने x मानी है, और टोटल टाइम जो है वो T1, T2, T3 तीनों को जोड़ करके आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। तो अब वैल्यू रख लेते हैं T1, T2 और T3 कैसे निकालेंगे। तो T1 देखेगा टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, हमने मानी है x। तो अगर बात करें T1 की, तो T1 के लिए स्पीड है, डिस्टेंस है x/3, यानी x का 3rd पार्ट x/3 हो जाएगी। तो T1 हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/6, यहाँ से ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी और ये हो जाएगा हमारा x/6। इसी प्रकार से जो T2 है वो कितना निकलेगा, x अपॉन
3 कितना 3, तो ये इसकी मल्टीप्लाई होकर के यहाँ तो T2 हमारे पास आ जाएगा x/9, और इसी प्रकार से T3 जो है वो कितना आएगा x/3/6, तो x/18 आ जाएगा। तो ये आ गए हैं T1 T2 T3 की वैल्यू। इन सबको जोड़ देते हैं तो x/x कितना 6 प्लस x/9 प्लस x/18 ये आ गए हैं। तो ये यहाँ से हमने x कॉमन लिया और यहाँ से क्या किया, इसका एलसीएम लिया 18, ये कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1, ये हो जाएगा, x से x कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/6/18, और ये आ जाएगा 18 ऊपर जाके तो ये आ जाएगा 3 km/h। ये क्या है, ये आ गया हमारे पास आंसर किसका, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि एक डिस्टेंस को बाय पार्ट वहाँ पर अलग अलग स्पीड में दे दिया जाता है और आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी किसको कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम रिलेटिव देखते हैं किसी भी वेलोसिटी को, देखिएगा जिस तरह से अभी हमने कार का एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया था कि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती। जो स्पीड होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, ठीक है। तो वो कैसे नहीं होती कि हमने देखा था कि अगर हम रेस्ट में हैं और एक जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मोशन में है, तो इस ऑब्जर्वर को इसकी जो स्पीड है, जितनी स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है, उतनी ही दिखाई देगी। लेकिन मान लीजिए अगर ऑब्जर्वर भी किस में है, मोशन में है, तो इसमें जो इसकी स्पीड दिखाई देगी वो उतनी नहीं दिखाई देगी जितनी कि जब हम रेस्ट में थे तब हमें दिखाई दी थी। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो, किस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर पर, ठीक है, डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर पर कि ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पर है, वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को। तो बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मोशन में है, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये a है, ये b है, इसकी वेलोसिटी va, इसकी वेलोसिटी vb है। तो अगर बात करें इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की, तो यहाँ पर क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है va - vb, ठीक है। तो हमेशा क्या होती है, इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस जो होता है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखिएगा इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेम है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो va - vb हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब मान लीजिए अगर ये जो है va ये इस डायरेक्शन में है और ये जो ये ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो है इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसकी जो v रिलेटिव है वो क्या हो जाएगी, va माइनस ये माइनस में vb, तो ये हो जाएगी va प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी va प्लस vb। तो यहाँ पर इस केस में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहलाती है, ये कहलाती है va प्लस vb, दोनों को जोड़ने पे मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने बात की रिलेटिव वेलोसिटी की। यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। तो आज इस वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स के कुछ पॉइंट्स को कवर किया है, अगली वीडियो में काइनेमेटिक्स के ही कुछ और पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स सो मच।